सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी 2023 के एसए के पेपर के बारे में, जो अभी लगा है, थोड़ी देर पहले ही पेपर लगा है। उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये डिस्कशन होने वाला है। हम ट्रेंड देखेंगे कि पिछले सालों की तुलना में इस साल का पेपर कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर फिलोसफिकल, जैसे ऐसे आप कहते हो हमेशा की तरह, इस बार भी वो ट्रेंड देखने को मिला है। तो मुझे ऐसे के पेपर में सौभाग्य से अच्छा मार्क्स मिले हैं, तो मैं अच्छा एनालिसिस कर सकता हूँ। चारों ही बार मुझे यूपीएससी वाले ऐसे में अच्छे मार्क्स मिले। एक बार 157 मिले हैं। तो हम अच्छा डिस्कशन इस बात पर कर सकते हैं कि ऐसे में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ठीक है, कैसा पेपर आपका होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको टेलीग्राम से मिलता है। मैं बहुत सारा अच्छी अपनी आंसर राइटिंग के नोट्स वगैरह यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। आप जुड़ सकते हो हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का ऐसे का पेपर है। सबसे पहले ऐसे में क्या आता है, बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट उनको पता नहीं होता। तो ऐसे यूपीसी के ऐसे पेपर में क्या होता है, 8 ऐसे आते हैं जिनमें से आपको 2 ऐसे चूज करने होते हैं, 2 ऐसे लिखने होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, जैसे यहाँ पे खंड 2 आते हैं। मतलब यूपीसी में क्या होता है, दोनों में से एक एक ऐसे आपको चूज करना होता है। और ऐसे कितने मार्क्स होते हैं, एक ऐसे 125 मार्क्स का होता है। तो 2 ऐसे कितने मार्क्स के हो गए, ये 250 मार्क्स का ये पेपर है। तो दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए में से एक ऐसे चूज करना है, सेक्शन बी में से एक चूज करना है। तो ये सबसे पहले पैटर्न आता है पेपर में। सबसे ऊपर ये चीज़ें लिखी आती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो ये हमारा खंड ए है, सेक्शन ए। इनमें 4 में से एक आपको चूज करके लिखना होता है। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 8 टाइटल में से 2 टाइटल आपको लिखने हैं। तो यह आपके पास एक आसान रास्ता भी है कि जिसमें आपका अच्छा इन्फॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज हो, जिसमें आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, उनके हिसाब से आपको ऐसे लिखना चाहिए। और वैसे ऐसे एक ओपन रिटेन लिखा जाता है। यहाँ पे 1000 से 1200 वर्ड में लिखा जाता है। लगभग 12 पेज आपके पास खाली आते हैं वहाँ पे, है ना। वाइट पेज जो आता है उसमें खाली आते हैं 12 पेज। तो इसमें ये चिंता की मत करना कभी भी कि हमें फिक्स 1000 वर्ड ही लिखने होते हैं या 1200 वर्ड ही लिखने होते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। कभी 900 वर्ड में भी आपका ऐसे पूरा हो सकता है, कभी 1300 वर्ड में पूरा हो सकता है। एक एक वर्ड गिनने की वहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बच्चों में एक भ्रांति रहती है कि एक एक वर्ड गिनना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपका ऐसे है, जैसे हम डिस्कशन करते हैं, 4 में से आपको पहले सेक्शन में एक चूज करना था, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो। पहला जो ऐसे आपका क्या है कि चिंतन एक तरह का खेल है। देखो, जब भी ऐसे आप चूज करते हो उसमें ध्यान रखना कि उनके कीवर्ड को हाईलाइट करो। और साथ में जैसे अभी ऐसे का हम एक एनालिसिस भी करेंगे कि आपको किस तरीके की तरीके की आवश्यकता होती है इसमें। ऐसे के लिए कोई कोचिंग की नीड नहीं है। आप हज़ारों रुपए क्यों खर्च करते हो ऐसे में। ऐसे वैसे भी आपकी थिंकिंग है, आप जो हो, आपकी जो विचार है, आप क्या राय रखते हो, क्या आपकी एटीट्यूड है, क्या आप क्या मतलब एक तरह से अभिरुचि है आपकी, ये सब मिलकर ऐसे बनाता है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जैसे आपकी सोच होती है वो आप कागज़ पे लिखते हो। आपके विचारों की जितनी गहराई अच्छी होती है उतना ही आपका ऐसे अच्छा होता है। मल्टी डायमेंशन तरीके से ऐसे को लिखा जाता है। तो ऐसे के अंदर आपको किसी ऐसे नीड नहीं है कि आप जाके कोचिंग करो, वहाँ पे जाके लिखोगे। एक आर्ट है ऐसे। और ऐसी कोशिश करते करते आपको सप्ताह में एक ऐसे या महीने में एक ऐसे लिखते लिखते आपका ऐसे पे एक पकड़ आने लगती है। और ऐसे के अंदर अच्छे अच्छे विचार आपके आने लगते हैं। तो जैसे पहला ऐसे है कि चिंतन एक तरह का खेल है। तो एक कीवर्ड है ये। तो इसमें कीवर्ड को हाईलाइट कर लेना चाहिए हमेशा कि चिंतन है। चिंतन यानी थिंकिंग जो है, थिंकिंग क्या है, एक तरह का खेल है, एक गेम है। चिंतन क्या है, गेम है, खेल है, ठीक है। ये तब तक प्रारंभ नहीं होता है, ये तब तक शुरू नहीं होता है जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो, एक विरोधी पक्ष ना हो। अब देखो कितना अच्छा फिलोसफिकल है, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीवर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम थिंकिंग करते हैं बहुत सारी चीज़ों की, आप कोई भी योजना बनाते हो, या जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो होता है, दार्शनिक होता है, कोई विचार बनाता है, विचार बनाता चला जाता है। लेकिन जब तक हम जानते हैं आलोचक नहीं होता है, कोई दूसरा वाला उसको टोकने वाला नहीं होता है, तब तक वो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। यानी हम जानते हैं कोई भी चीज़ जब बनती है उसकी थोड़ी बहुत आलोचना ना हो, यानी रचनात्मक आलोचना ना हो, ठीक है, बहुत सारे विचारों पर चर्चा ना हो, तब तक वो चीज़ अच्छी नहीं बनती है। हम जानते हैं हमारा जो मानव का इतिहास है कब से शुरू हुआ था, कितना मतलब साइंटिफिक नॉलेज है या बहुत सारी जो चीज़ों का निर्माण हुआ है, ऐसे निर्माण हुआ है कि विरोधी पक्ष जब साथ में होता है। तो ये बात सही है कि चिंतन एक तरह का मतलब एक खेल है। ये तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। इसका मतलब इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। मतलब इसमें बहुत अच्छी बातें क्या है कि जैसे आप कोई अपनी बात रखते हो तो अपनी बात रखने की आज़ादी है। हमारा संविधान भी हमें आज़ादी देता है, ठीक है। चर्चा करने की आज़ादी देता है, खुलकर घूमने या मतलब बहुत सारी बातें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको रखने की आज़ादी देता है। चिंतन मनन से समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। खुलकर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो चिंतन एक तरह का खेल है, ठीक। कीवर्ड पकड़ के रखना है अपने को। और ये तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष ना हो। इसमें साफ वही दिखाया है कि जैसे हमने वो एक दोहा भी सुना, निंदक नीरे राखिए।
आंगन को टिचवा है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें शामिल कर सकते हो। और ऐसे का वही तरीका होता है, ऐसे लिखने की हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। इस साल भी जैसे अपने यूट्यूब पर आप देखना, मैंने एक सीरीज चलाई थी 2023 की, कुछ ऐसे आपको फिलोसफिकल ऐसे कैसे ऐसे लिखा जाता है वो सिखाया था। अभी जैसे आज ये पेपर आ गया तो इस पेपर को शामिल कर मैं 6 साल के जो ऐसे हैं यूपीएससी के, उनका सोल पेपर खुद बना रहा हूँ। 15-20 दिन लग सकते हैं अभी भी उसमें, महीना भर लग सकता है, 15-20 दिन मान के चलो। बहुत ही शानदार बुक आने वाली है, प्रैक्टिकल बुक आने वाली है। ऐसे नहीं कि उठा के हर किसी ने लिख दिया, वो नहीं है। मैं खुद एक एक ऐसे पे काम कर रहा हूँ, पूरा पूरा दिन उस ऐसे पे लगाता हूँ कि कैसे ये ऐसे डेवलप हो सकता है। तो बहुत ही आप जानते हो कि मेरा एक अच्छा अनुभव इसलिए भी क्योंकि यूपीएससी ने मुझे 157 मार्क्स ऐसे के पेपर में दिए हैं, और 157 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, आप जानते हो। इसके अलावा भी 3 पेपर जब हार्ड मार्किंग थी उस समय भी हमेशा मेरे 130-35 के आसपास स्कोर रहा है। तो ऐसे के पेपर ने हमेशा मुझे इंटरव्यू कॉल करवाया। एक बार मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे के पेपर में उस साल भी 131 के आसपास 132 मार्क्स थे। तो ऐसे में आप जान सकते हो तो कैसे थिंकिंग करना चाहिए। वही तरीका होता है जैसे हमारा इसमें क्या होता है, इंट्रो पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लास्ट में कंक्लूजन होता है, ठीक है, कंक्लूजन होता है इसमें। तो ये 3 पार्ट हमारे ऐसे होते हैं। तो इसमें हमें ये सोचना होता है कि जैसे इंट्रो पार्ट में हम क्या लिखें। अब इंट्रो पार्ट में आप लिख सकते हो, आपके पास कोई भी कोटेशन हो सकता है, दोहा हो सकता है, कोई पोइम हो सकती है, विचार आपके पास हो सकते हैं, नई रिपोर्ट या जो इंडेक्स होते हैं वो भी इसमें आ सकती है। कि इसमें जैसे आपके पास कोई भी हिंदी साहित्य का या कोई भी दोहा हो सकता है, कोई आप अपनी पोइम क्रिएशन कर सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये नहीं होता, आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको समझा सकते हो। आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, सबसे अच्छा एक फार्मूला होता है, या आप कह सकते हो अपनी अभिव्यक्ति होती है कि बिना रटा रटाई चीज़ों की बजाय आप क्या करो, सीधा इसमें ये समझा सकते हो चिंतन क्या है। पहले पैराग्राफ में आप ये समझा सकते हो कि चिंतन क्या है। अब चिंतन की क्या प्रोसेस है ना, प्रोसेस आप बता सकते हो इसमें, चिंतन क्या है, ठीक है। ये गेम कैसे है, चिंतन गेम, ये उसके बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे आयाम होते हैं, ठीक है। और इसको भी समझा सकते हो कि एक विरोधी पक्ष में हो तो क्या हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट में आते हैं हम, ठीक है, बॉडी पार्ट में आते हैं तो इसके बहुत सारे वही आइडिया आते हैं कि अलग अलग एंगल से आप बताओ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी गेम होता है उसके हिसाब से आप बता सकते हो। और वैसे आजकल के थोड़े से ऐसे कैसे आते हैं, एनालिसिस वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की गहराई होती है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख के बता सकते हो। तो इनके मॉडल आंसर तो हम अभी बाद में लेके आएंगे, अभी पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे इनका मॉडल आंसर क्या है, ठीक है। टाइम लगता है, सही मतलब उठा के कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगा के आराम से एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करके फिर मैं जो बुक बना रहा हूँ उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पर भी लेके आऊँगा जो मॉडल आंसर बन जाएंगे, अच्छे अच्छे आइडिया पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी केवल आज ये ओवरव्यू लेंगे कि हमारा पेपर कैसा रहा है और 2024 के जो बच्चे हैं वो कैसी तैयारी अपनी करें। तो ओवरऑल वही तरीका है कि यूपीएससी ने अपना पैटर्न सेम रखा है कि ज़्यादातर क्या है, फिलोसफिकल ऐसे रखें। इस बार थोड़े से सेकंड पार्ट में विशेषकर क्या है, थोड़े से ईजी वाले भी हैं जहाँ पर आप आराम से खुलकर अपना गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो इतना लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर या उससे 2 साल का जो था 21 और 22 का पेपर कंपेरेटिव इसकी तुलना में थोड़ा सा टफ था। अब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ बैठ के आसान है, आसान नहीं है। मैं काफ़ी इसमें एनालिसिस और चर्चा करता आया हूँ आपके साथ में, एक रिसर्च मेरे पास में है, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि इस बार का ऐसे का पेपर थोड़ा सा लाइट है पिछले की तुलना में। क्योंकि कई बार तो ऐसे टाइटल आए समझ में नहीं आया उन पर लिखना क्या है, इस बार ऐसे टाइटल है कि आराम से आप कर सकते हो। और दूसरा आसान इसलिए भी लगता है कि हमारी एक वो बन गया है, एक हमारी जो रणनीति ऐसी बन गई कि हमें फिलोसफिकल ऐसे को बढ़िया लिखना है, लगातार हम प्रयास करें उस दिशा में, तो तब भी थोड़ा सा आसान लगता है कि हाँ अब लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं, ठीक है। विजनरी डिसीजन जो है, कीवर्ड देखो ये ना हाईलाइट कर लिया, अगर आपको लिखना हो तो इन कीवर्ड पे बात करनी है। दूरदर्शी निर्णय, विजनरी डिसीजन मेकिंग तभी लिए जाते हैं, कब लिए जाते हैं, जब आपका इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंतरात्मा और तर्क परस्पर मिल जाते हैं। ये तो वो भी अच्छा हो गया कि आपका जो अंतरात्मा से लिया गया डिसीजन कभी खराब नहीं होता है। आप कहते हैं ना कि जो लोग दिल से सोचते हैं उनका डिसीजन बढ़िया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप दिल और दिमाग यानी विवेक, बुद्धि और एकदम मन से कोई फैसला ले रहे हो, तो ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया आपका। इसको भी आप इंट्यूशन और लॉजिक इनको हाईलाइट करना। इसमें कीवर्ड कौन से हो गए, दूरदर्शी डिसीजन किससे लिए जाते हैं, अंतर्ज्ञान और तर्क के साथ में, यानी ये दोनों मिल जाए, यहाँ पे इंट्यूशन और आपका लॉजिक मिल जाए, तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है, जो दूरदर्शी डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे आ जाएगा। हालांकि निबंध के पेपर में ये डायग्राम वगैरह मत बनाना, यदि ये पेपर इथिक्स के पेपर में आता डायग्राम बना लेते अच्छा लगता। निबंध के पेपर में फिर वो क्या ना, पैराग्राफ शैली में ही लिखना है, डायग्राम वगैरह, कीवर्ड, ये फ्लो चार्ट वगैरह अच्छा नहीं लगता है। ये मतलब मेरा अनुभव कहता है। बाकी कई टॉपर बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छे मार्क्स ऐसे में लाने, तो ऐसे की शैली क्या है, पैराग्राफ शैली है, उसी में आपको लिखना चाहिए। तो इसके अंदर भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे दूरदर्शी निर्णय, और ये आप इनको कह सकते हो। तो इसमें अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आप चाहो तो जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट तो सबका अपना अपना होता है कि वो किस तरीके से लिखना चाहता है।
वो इसमें कोई कहानी डालना चाहता है, इसमें कहानी भी आ सकती है, कोई भी हिस्टोरिकल कहानी आ सकती है, करंट हैपनिंग वाली कोई कहानी आ सकती है जो आपको मज़ा आए उसमें, है ना। कैसी भी, सबका अलग अलग होगा इसमें। और बॉडी पार्ट में क्या होता है, जैसे बॉडी पार्ट में अपने क्या करना होता है, मल्टी डायमेंशन बनाना होता है। तो इसको आप अलग अलग एंगल से बनाओ। इसको आप ऐसा बना सकते हो, आर्थिक मामलों में बना सकते हो, आर्थिक मामलों में आप भारत की आप जो आर्थिक रणनीति है वो दिखा सकते हो। इसको आप ना सामाजिक मामलों में दिखा सकते हो कि यदि हम ऐसा करते हैं। आप अभी देखो ना कि जैसे हमारा G20 अभी सम्मेलन हुआ है, लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है, या हमारा अभी जो चंद्रयान 3 है, आदित्य L1 है, इन सब के एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ये हमारी क्या दूरदर्शी सोच है। ठीक है ना, यही तो ना कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं। हमारा क्या अंतर्ज्ञान और तर्क। तो हमारी जो सरकार है या हमारे जो वैज्ञानिक है, आप अलग अलग एग्जाम्पल देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो साइंस का जब एग्जाम्पल दो तो आप किसका एग्जाम्पल दोगे, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 का, कि हमारी क्या है, हमारी इसरो की क्या है, वैज्ञानिकों की क्या है, एक दूरदर्शी सोच है। ये कैसे डेवलप हुई, उनके बहुत ज़्यादा कठिन प्रयासों से। वो कहाँ से आया, अंतर्मन से आया, उनके पास नॉलेज और तर्क है, उनसे आया कि यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है। सामाजिक मामलों में ला सकते हो कि सरकार नए दिन आए दिन क्या करती है, नई नई सुधार, नई नई योजनाएं लेकर आती है। आप चाहे मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर बात कर सकते हो, महिलाओं के उत्थान की कोई भी बात कर सकते हो। देखो आपका ऐसे अच्छा कब माना जाएगा, जब आप अपने ऐसे को प्रैक्टिकल वे में लिखोगे, व्यवहारिक दृष्टिकोण से लिखोगे। बहुत सारे बच्चों के मन में भ्रांति क्या रहती है कि फिलोसफिकल ऐसे के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे थिंकर डालते हैं, सुकरात, अरिस्टो, प्लेटो, जितने भी थिंकर ठूंस देते हैं। अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छे मार्क्स कब मिलेंगे, जब प्रैक्टिकल बात आप करोगे, आप समस्या को समाधान की बात बताओगे। आपको जब सिविल सेवक बनाया जा रहा है, कोई भी ऐसे आपसे ऐसे थोड़ी दिखाया जा रहा है, वहाँ पे आपकी सोच चेक हो रही है कि आपके पास कितनी गहराई है मुद्दों को समझने की, हल करने की। तो जैसे ये टॉपिक है कि दूरदर्शी निर्णय, तो आपका मन मतलब एक सिविल सेवक कैसे मतलब अपना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दिखाएगा कागज पर, है ना, तभी तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो याद रखना, हमेशा प्रैक्टिकल वे में ही बात करनी है। जैसे ये कोटेशन लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से जोड़ोगे। आप इस पे सामाजिक मुद्दों पे बात करना, साइंस एंड टेक की बात करना, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करना। अभी करंट एग्जाम्पल G20 का देना कि हमारी ये सोच थी, हमारे देश की सोच थी कि हम सभी देशों को लेकर आगे बढ़े, विशेषकर विकासशील राष्ट्र है। जैसे अफ्रीका को हमने जोड़ा, अभी G20 में जोड़ा है, भारत का ये अच्छा प्रयास रहा। G20 के मंच पर हमने दक्षिण आप कह सकते हो दक्षिण जो बोलते हैं ना कि विकासशील राष्ट्र, दक्षिण ग्लोब ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उत्तर दक्षिण, उत्तर मतलब विकसित राष्ट्र, दक्षिण विशेषकर बोलते हैं विकासशील राष्ट्रों को। तो इन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की भारत की एक सोच है कि ये कहाँ से डेवलप हुई, ये हमारे जो रणनीति है उसके अंदर क्या हुआ, अंतर्ज्ञान और तर्क का सोच था। तो प्रैक्टिकल लिखना है। कितने ऐसे आइडिया हो सकते हैं, 10-20 आइडिया हो सकते हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें भी बहुत सारे, इसमें पर्सनल एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सभी बनते हैं। ये बात सही है कि लिमिटेड वहाँ कंपटीशन है, लिमिटेड सीट है, तो सभी नहीं बनेंगे। तो लेकिन कितने लोग रास्ते पे बैठे हैं, उनके मन में सपना है, ठीक है, कुछ बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लेट सफल होते हैं, कुछ को एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं जीवन में, हम भटक जाएं, हम गुम हो जाएं। हमें उस रास्ते, जिस रास्ते पे भी हम चलते हैं, यदि हम ईमानदारी और कठोर मेहनत करते हैं, एग्जाम में पास नहीं होते हो, तो जीवन के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। वो तो एक एग्जाम है ठीक है। मैं अक्सर कई एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपना भी एग्जाम्पल देता हूँ कि हम यूपीएससी की तैयारी करें तो जरूरी नहीं कि अंतिम सफलता सबको मिले, लेकिन वहाँ तक जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते के दौरान जो आपने सीखा है, जो आपका एक बड़ा अनुभव है, उसको अपने जीवन के जो विभिन्न पक्ष है उसमें लगा सकते हो। और जीवन की सफलता के बहुत सारे मापदंड है। क्यों एक मापदंड मानते हो कि केवल एग्जाम में सफल होना ही आपका मापदंड है? तो यही ऐसे सिखाता है। मतलब प्रैक्टिकल बात करनी है इसमें भी, है ना। इसमें भी अलग अलग आइडिया हो सकते हैं, आप इंडिविजुअल एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें हमारे देश की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। और कुछ फिलोसफिकल, जैसे आप गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हो, महात्मा गांधी का इसमें एग्जाम्पल आ सकता है। लेकिन याद रखना, जब भी किसी का एग्जाम्पल देते हो, प्रैक्टिकल बात उसके साथ करना। मतलब महान व्यक्ति का जो विचार है उसके साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जरूर जोड़ना। तो ये बात सही है कि मतलब सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। बहुत ओपन हैंडेड है, आप किस एंगल से आप लिखना चाहते हो ये आपकी मर्जी है ना। बहुत अच्छे ऐसे हैं, नो डाउट है ना। आजकल टाइटल ऐसे के बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब इसमें व्यक्ति की बहुत ज़्यादा गहराई चेक हो जाती है। बहुत सारे बच्चे जो अलग एंगल से नहीं सोच पाते हैं, उनके साथ एक समस्या आती है कि वो थोड़ा ऐसे को विस्तार नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो ऐसे कीवर्ड ध्यान रखो कि इनके ऊपर आपको बात करनी है, भटकना नहीं है। तो रचनात्मकता की प्रेरणा ये कहाँ से आती है? जो क्रिएटिविटी है, ठीक, उसकी जो इंस्पिरेशन है। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी आप कह सकते हो किसी भी चीज़ का विकास, चाहे आप साइंस की बात करो या मानव के जो समस्या है उनकी बात करो,
यदि हम किसी भी समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उस दौरान कितनी नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे आपने थॉमस एडिसन का देखा कि उन्होंने 10,000 प्रयास किए, उसके बाद में बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने जैसे कहा ना कि वो असफल नहीं थे, हर बार नया कुछ सीखते जा रहे थे। तो इसमें भी वही आता है कि रचनात्मकता की प्रेरणा, चमत्कार, हम जो नई नई ऊंचाइयों की ओर ढूंढते हैं। जैसे आज स्पेस की बात कर सकते हो, देखो मैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल आपको क्यों बता रहा हूँ। आपका कोई सा भी ऐसे हो, कितना फिलोसफिकल ऐसा हो, कितना टेढ़ा टाइटल हो, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा कि आपको जो विषय है उसकी गहराई और विविधता को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस ऐसे में भी सेम, सभी ऐसे का सेम आता है। देखो एक समय के बाद में आने लग जाएगा, जब आप आंसर राइटिंग करते हो, ऐसे को पढ़ते हो, समझते हो ना, तो एक समय के बाद में आपकी एक शैली बन जाती है। जैसे मैं अभी जो कोई भी ऐसे लिखूंगा, आप अपनी जो किताब आएगी उसमें देखना, उसमें सेम शैली दिखाई देगी मेरे सभी ऐसे में। सेम शैली का मतलब हम इतनी अच्छी आंसर राइटिंग करना सीख जाते हैं कि अलग अलग एंगल से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी मुद्दे हैं उनको हम लिखना सीख जाएंगे ना। जैसे लास्ट ईयर के ऐसे में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि काफ़ी टप्पे मैंने लिखे हैं लास्ट ईयर के 2022 के, जो ऐसे सभी 8 के 8 ऐसे मैंने उस बुक में लिखे हैं। तो उस दौरान मैंने सीखा कि यार उनका एंगल थोड़ा अलग था, इस बार थोड़ा सा लाइट एंगल लग रहा है, पढ़कर थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आ रही है कि हाँ इन पे मुद्दों पे अच्छी चर्चा हो सकती है ना। ठीक है, तो ये आपके 4 ऐसे थे सेक्शन है। अब देखो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, चारों में से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी सिंपल लगता है, सबके सब आपके अपने हिसाब से, जो आपकी विषय की गहराई है, जो आपकी समझ है, उसके हिसाब से इसको चूज करना। पैटर्न वही सेम रहता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन सब सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, इनमें से 4 में से एक चूज करना आपको। तो सेक्शन पहले क्या है कि लड़कियां बंदिशों के साथ में, लड़के अपेक्षा के बोझ के तले दबे होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्था है। ये बात सही है ठीक है, तो ये आपके एक तरह से फिलोसफिकल नहीं है, ये आप सामाजिक मुद्दों जैसा आपका लगता है। हम जानते हैं कि हमारी जो पेट्रियार्की वाली सोसाइटी है उसमें लड़कियों पर कितनी बंदिशें होते हैं। बच्ची जब पैदा होती है तभी से उसके साथ आप कह सकते हो बहुत सारे भेदभाव शुरू हो जाते हैं। जब बड़ी होती है तो उसको शिक्षा में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, परिवार के अंदर ही लड़के लड़कियों में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि लड़कों पर जो बोझ आजकल क्या होता है, बोझ ज़्यादा डालते हैं। आप नए एग्जाम्पल ले सकते हो, विशेषकर आप देखना परिवारों में शुरू से ही बच्चे पर बाहर ऐसे डाल देते हैं कि आपको तो यही बनना है, विशेषकर लड़कों पर ये बाहर आप कह सकते हो। हालांकि लड़कियों पर भी डालते हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है, दोनों बच्चों पे जो भी बच्चे हैं उन पे सब पे ऐसे बाहर डाले जाते हैं। तो जैसे इसकी हम बात करें तो मतलब परिवार की जिम्मेदारी के बाहर आप कह सकते हो शुरू से, मतलब उसको आईआईटी ही बनना, आईआईटी में जाना है, उसको डॉक्टर ही बनना है। तो ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब कुल मिला के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पे ना, लड़का और लड़की की भी बात है, ये तो विषय का टाइटल है, लेकिन बच्चों की भी बात है कि बच्चा मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस पर जो भी मतलब बंदिशें हैं या जो भी बोझ है, उसकी वजह से हमारे देश का भविष्य कितना मतलब ख़राब हो सकता है। जैसे हमने देखा अभी हाल ही में कोटा के एग्जाम्पल आने चाहिए कि जो बच्चों में सुसाइड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है कि उन पर जो भविष्य का है, करियर निर्माण का, अच्छे करियर जो है उसका बोझ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं माता पिता उनके समझ रहे नहीं है, केवल ये होता है कि आपको ये एग्जाम ही पास करनी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे देश का जो अच्छा भविष्य हो सकता है, जो बच्चों का भविष्य हो सकता है, वो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आने लगती है। ये दोनों मतलब समस्याएं पैदा कर सकती है। तो इसको तो अलग अलग एंगल से लिख सकते हो कि क्या क्या इसकी रीज़न है कि लड़कियों पर किस एंगल से बंदिश है और लड़कों पर बोझ किस तरीके से है, और दोनों मिला के फिर हमारे जो सिस्टम है, हमारे देश का भविष्य आप कह सकते हो, उसके लिए हानिकारक कैसे बन सकते हैं। तो कीवर्ड पकड़ के रखना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसमें कई एंगल की बातें होगी। ठीक है, इसी तरह से क्या है, गणित ज्ञान का संगीत है, ये थोड़ा सा एक फिलोसफिकल टफ है, हम कह सकते हैं। ये जो वाक्य होगा इतना आसान नहीं है इस पर लिखना, तो बहुत सारे बच्चों ने चूज नहीं किया था, मैं देख रहा था अभी पेपर। ठीक है, इस साल हमने काफ़ी सेशन भी लिए थे, जो इस साल मेंस लिख रहे थे 40-50 बच्चे थे, तो अभी उनसे बात करेंगे उनका कैसा रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि हमने जिस एंगल पे बातें की थी बहुत ज़्यादा, मतलब जो आंसर राइटिंग की थी वो तो पूरा आज काम आया है। आज के पेपर में उनको बिल्कुल भी दुविधा नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यही होता है, आप में से जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको यही करना चाहिए लगातार, मतलब एटलीस्ट 15 दिन में एक ऐसे लिखना चाहिए। और आजकल तो फिलोसफिकल ऐसे, तो इन पे ज़्यादा कोशिश करो, अपने अच्छी चीज़ें उसमें जुटा लो, अपने अच्छी जो कहानियाँ हैं, कोटेशन है, दोहे हैं, याद नहीं आते यार टाइम पे। मतलब एक टाइम पे जैसे मुझे बहुत सारी कहानियाँ कोटेशन याद है, लेकिन अभी मैं आपके सामने लिखूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या बताऊँ आपको। वो जब लिखते हैं ना कागज़ पे, तब आपकी जो चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा आपने रिवाइज कर रखी है, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आप कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि अपने लेसन में प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कभी भी ये बात नहीं करता हूँ कि हाँ मैं तो महान हूँ, इसे को अभी लिखूंगा तो बहुत खतरनाक लिख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी अभी जब लिखने बैठूंगा ना तो आइडिया जुटाने में वक्त लगता है। और ये जब हम मेंस लिख रहे होते हैं उस समय हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत सारी आंसर राइटिंग करते हैं, तो आइडिया उस समय ज़्यादा आते हैं। तो यही आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट है 2024 की 25 की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो एटलीस्ट 15 दिन में, महीने में 1-2 ऐसे लिखने की आदत डालो।
और एक अपनी फाइल बना लो छोटी वाली कि इसमें कोटेशन का सब आएगा। जैसे अपनी वाली बुक आ रही है उसमें मैं डाल रहा हूँ अच्छे मूवीज़ के एग्जांपल डाल रहा हूँ, अच्छे इंडेक्स रिपोर्ट डाल रहा हूँ, अच्छे जो कहानी के एग्जांपल है वो डाल रहा हूँ। उस बुक में एक लास्ट में इंडेक्स बना दूंगा अच्छे कोटेशन का, ठीक है। बहुत ही प्यारी बुक आएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में काम हो रहा है अभी, है ना। बहुत ही अच्छा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये किताब बहुत समय से तैयार हो रही है। आपका कमेंट आता है कि कब आएगी कब आएगी। अच्छे मतलब अच्छे तैयार करने से टाइम लगता है, और ये 8 ऐसे हैं, इसको लिखने में भी 10-15 दिन, 10 दिन एटलीस्ट लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ। और अच्छा, गणित गणित क्या है? गणित संगीत का ज्ञान, मतलब गणित ज्ञान का संगीत है, ठीक है। तो ये भी एक टफ है, मतलब इसको भी अलग अलग एंगल से सोचेंगे तो काफ़ी होगा। यदि मैं चूज़ कर रहा हूँ तो इसको नहीं चूज़ करता, ठीक है। काफ़ी टफ हो सकता है, इसमें मेरे पास आइडिया भी नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट देखोगे इन 4 में से, तो इसको चूज़ नहीं करोगे। मुझे एक तो ये टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चूज़ कर लेते आराम से, इस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है। इस पर थोड़ा बंदिश आने लगती है कि नए नए आइडिया कहाँ से लाएंगे। हालांकि यदि ऑप्शन नहीं हो तो फिर लिखना ही पड़ता है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो गणित क्या है, कीवर्ड अपने को देखने हैं। गणित 3-4 कीवर्ड हो गए, 3 कीवर्ड हो गए इसमें ना, तो इन तीनों पे बात करनी है। गणित मतलब मैथ, नॉलेज एंड म्यूजिक, ये कैसे आपस में जुड़े हैं। गणित ज्ञान का संगीत है, सही बात है। इसमें भी बहुत सारे जो मैथ वाले बैकग्राउंड वाले होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि कैसे जो मैथ है ज्ञान का संगीत है ना। नॉर्मली इतना अच्छा मुझे भी टाइटल ये नहीं लग रहा, काफ़ी टफ, ये सबसे टफ ये टाइटल लग रहा है अभी इनको देख कर, है ना। इन पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी कि क्या मतलब किस एंगल से लिखें। हालांकि जब ऑप्शन नहीं हो, अभी भी बोल रहा हूँ कि जब विकल्प नहीं हो ना तो इसको बढ़िया लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब विकल्प नहीं हो तो आदमी का संकल्प मजबूत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास है तो हम क्यों ज़्यादा उलझे, है ना, ठीक है। बाकी तो देखेंगे, इसको भी मॉडल आंसर लिखेंगे बाद में। तो आगे क्या है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। यदि इन चारों में से मैं अब चुनता तो मैं इसको चुनता, वन ऑफ द बेस्ट। ये बहुत ही प्यारा है अब, ठीक है। जिस समाज में, ये बात सही है, जब न्याय है, जस्टिस है, तो फिर मतलब दान जो है ना उसकी कमी आवश्यकता होती है, ये बात सही है। क्योंकि आप इसको देखो, इसको अलग अलग एंगल से कैसे जोड़ोगे। यदि हमारे देश की बात करें, मतलब अभी मतलब जस्टिस को लेकर काफ़ी समस्या है, न्यायाधीशों की कमी है, केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, इन सब मुद्दों की बात करनी है। इसमें चाहो तो शुरू में रिपोर्ट भी डाल देते हैं आप, जो जस्टिस की रिपोर्ट आती है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आती है, हमारे देश की भी आती है, वैश्विक स्तर पे आती है। तो जैसे यदि जस्टिस अच्छा हो, इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। जहाँ पे जस्टिस नहीं हो, कम हो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस या प्रभाव देखने को मिलते हैं, और जहाँ पे जस्टिस न्याय है तो वहाँ पे क्या समस्या नहीं आती, क्या फ़ायदा मिलता है। हम देखते हैं कई बार जस्टिस की बहुत सारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो कई देशों का जहाँ पे अच्छा है मामला, तो वहाँ की सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो हम देखते हैं कैसे महिलाओं का उत्थान है, विकास कैसे देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश में थोड़ी सी न्याय में देरी होने से कितना नुकसान होता है, सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आर्थिक जितने भी चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको आपको बात करनी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि फिलोसफिकल कम की बजाय जीएस जो मूर्त विषय उस टाइप का इससे ज़्यादा है। तो अलग अलग एंगल से लिख सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। अब देखो ये भी है ना, अच्छा टाइटल है। तो इस बार के देखो कंपेरेटिव लास्ट ईयर की तुलना में मुझे एक ही टाइटल थोड़ा सा ये टफ लगा है, बाकी 7 टाइटल हम जिस दिशा में हम बढ़ रहे थे, जो हमने प्रयास किया था, सीखा था, उस दिशा में सेम कंडीशन है। तो आगे भी ये ट्रेंड रहने वाला है। यदि हम ट्रेंड की बात करें, पिछले 3-4 साल के ट्रेंड की बात करें, तो यूपीएससी का रुझान या झुकाव किस तरफ है, फिलोसफिकल ऐसे की तरफ है। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे का मतलब है फिलोसफिकल नहीं लिखना है, उसमें प्रैक्टिकल लिखना है। प्रैक्टिकल का आपका रुझान हमेशा रहना चाहिए लिखने का ना, ठीक है। तो इसका टाइटल वही है। देखो यार, बोलते हैं ना एडुकेट या क्या बोलते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, शिक्षित व्यक्ति क्या होता है, मतलब स्कूल का क्या काम है, हमें शिक्षित बनाना, बहुत सारी चीज़ें सिखाना। आप इसमें बात कर सकते हो, जैसे एथिक्स की बात कर सकते हो। मतलब स्कूल के अंदर वही है ना कि जैसे हम एक लड़कों का लड़कियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो शिक्षा का मतलब क्या, केवल जैसे ये है ना, अपनी जो विद्यालय में सीखी गई बातें हैं, मतलब उसके बाद भूल जाने के बाद शेष रह जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम शिक्षित होकर क्या क्या आप कर सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम अभी क्या क्या कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जाती है, ठीक है, ईमानदार की उम्मीद की जाती है, अपने जो कार्य हैं उनको मतलब डेडिकेशन के साथ करें, झूठ ना बोलें, या मतलब आप कह सकते हो कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए विशेष कर, है ना। ये बात सही है कि सभी लोग शिक्षित हो जाएं, है ना। शिक्षित होने का मतलब केवल जो ज्ञान है या आप कह सकते हो डिग्री अर्जित करने से मतलब नहीं है, वास्तविक रूप से शिक्षित होना है। तो सभी लोग शिक्षित हो जाए तो हमारे समाज की कितनी समस्याएं कम हो सकती है, हमारे देश कितना डेवलप कर सकता है, इस पर हम बात कर सकते हैं। तो ये आपके 8 के 8 ऐसे हैं।
ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताना जो अभी हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, हमने अभी ऐसा एनालिसिस नहीं किया कि सभी का मैं मॉडल आंसर आपको बता रहा हूँ, उसके लिए तो अलग से वीडियो बनेंगे और जो बुक आएगी उसमें मॉडल आंसर आएगा। अभी तो हम केवल डिस्कशन कर सकते हैं कि आप जैसे 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्या मतलब प्रयास होना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यही तरीका होना चाहिए कैसे आपको ऐसे तैयार करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे फिलोसफिकल ऐसे की ओर जाना है, अच्छे अच्छे नए आइडिया जुटा लो, अपनी डायरी डालो, और इसमें जैसे न्यूज़पेपर की बात करें उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, हमेशा कहानियाँ आती है, उनको लिखते जाओ। कभी आप मूवी देखते हो तो मूवी का अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के दोहे कविताएं जो होती है वो आप बना सकते हो। तो ये यूपीएससी का आपका ऐसे का पेपर था। ठीक है, और साथ में आप क्या कर सकते हो, जैसे हम कंटेंट की बात करते हैं तो आप जानते हो कंटेंट में जब तैयार करता हूँ, कंटेंट जब आपके हाथ में है तो कैसा आपको फील होता है। ठीक है, तो उसी दृष्टिकोण से हमारी ये दो वेबसाइट है, एक पीडीएफ नोट्स वाली वेबसाइट है और एक हमारी ये बुक्स वाली, जिस पर अभी जो हमारा सोल पेपर है, सी सेट पेपर है या हैंड रिटन नोट्स है वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, ऐसी बहुत अच्छी बुक्स आ रही है, जैसे अभी टेबल पर पड़ी है जो बुक्स है आप देख रहे हो, ये बुक्स सब मार्केट में आ गई है। इसके अलावा जैसे बच्चे बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स की बात करें तो उनके लिए हैंड रिटन नोट्स हमारी टीम आपको पहुंचाती है। ये नोट्स मतलब बहुत ही प्राइस कोई आपके लिए ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत ही कम प्राइस पे इनको आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ये पीडीएफ जो ऐसे वाली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक वीडियो में आगे, आज का एक ज्योग्राफी का वीडियो शाम तक कोशिश करते हैं वो बनाते हैं, ज्योग्राफी की सीरीज थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ी आप जानते हो अभी अभी मैं पिता बना हूँ तो थोड़ा परिवार को टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा कम वक्त मिल रहा है क्योंकि इस समय जिम्मेदारी मेरी परिवार के साथ में भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।